नमस्कार और स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञों से गहन बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ एक प्रख्यात स्किन स्पेशलिस्ट, जिनके पास त्वचा की देखभाल और उपचार में गहन अनुभव है। हम आज त्वचा से जुड़ी हुई आम समस्याओं, उनकी रोकथाम और नवीनतम उपचार के बारे में बात करेंगे। इस पर गहन चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी त्वचा संबंधी समस्याओं और उपचार की जानकारी भी देगा, साथ ही सुंदर बनने में मदद करेगा और जवान रहने का हुनर भी सिखाएगा। तो स्वागत है डॉक्टर सौरभ हमारे पॉडकास्ट चैनल में। तो सर, जैसा कि आजकल लोगों को डार्क सर्कल्स हो जाते हैं जी। और कुछ लोग अपना मोबाइल लाइट वाइट बंद करके रात में देख रहे होते हैं, तो वो कितना हार्मफुल है लोगों के लिए? वो आपके स्किन के लिए कितना नुकसान पहुंचा रहा है? डार्क सर्कल एक आम बात हो गई है। ओके। इतना कॉमन है। यंग फीमेल्स आती हैं, हम्म। ज़्यादा फीमेल्स हम देखते हैं ऐसे में कि वो कहती हैं कि आंखें बड़ी काली काली सी हो गई हैं, हम्म। लुक में बहुत फर्क पड़ रहा है। हम्म। और एक मान्यता है कि हमारी नींद ठीक नहीं हो रही, हम्म। इसीलिए वो कालापन आ रहा है। हम्म। या कोई न्यूट्रिशन की कमी हो, हम्म। या स्ट्रेस हो रहा हम्म। हो, या हमने बहुत ज़्यादा लैपटॉप देख लिया हो, हम्म। तो ये कालापन आता है। लेकिन इसमें बहुत चीज़ें सच नहीं हैं, हम्म। इन चीज़ों में जो मैंने बताई। हम्म। अगर आप अगले 1 महीने तक 12-12 घंटे भी सो जाओ, जी। तो आपकी काली आँखें कम नहीं होंगी। कम नहीं होने वाली हो। ये मिथ है। हम्म। स्लीप से उसका बहुत लिंक नहीं होता। नहीं होता। ये एक ना, इसको हम पेरी ऑर्बिटल पिगमेंटेशन का नाम देते हैं, बीमारी है ये। अच्छा, ये बीमारी है? बीमारी है। अब लोग कहते हैं कि जागने की वजह से हो गया है, आ, लेट नाइट वर्किंग की वजह बिल्कुल, से हो गया बिल्कुल। है। तो ऐसे में हम ये लोगों को ये कहते हैं, चलो मैं आपकी बात मान गया जी। कि मैंने नींद नहीं करी तो हो गया। हो गया, बोले ठीक है। चलो इलाज ही कर लेते हैं कि तुम सो जाओ। हाँ। यही इलाज है, जाओ। और जाओ लगातार सो कंसल्टेंसी भी मुझे दे दो, जाओ। हाँ। वापस नहीं दूंगा आपको। लेकिन ये एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ दे कि रहा सो हूँ, आओ, सो बस रहा 1 महीने सो के आओ मेरे पास। हूँ। हाँ, कहते बिल्कुल। चलो सोएंगे अभी 1 हाँ, महीने। हाँ, हाँ। 1 महीने बाद भी आप वहीं के वहीं मिलोगे मेरे को। हुँ, जितने कलर पे थे पहले दिन, उतने में मिलोगे। उतने ही मिलोगे। तो पहली बात तो इसको आप एक बीमारी समझो। जी, जैसे पिंपल्स को हम कहते हैं बीमारी है, बीमारी है। हाँ। वैसे पिगमेंटेशन बीमारी है। हुँ। इसके बहुत सारे कारण हैं। हुँ। एक मेलेनिन नाम का केमिकल होता है जो हम आंखों के आसपास इंक्रीज करके बना रहे हैं। ओके। काफी लोगों को इसमें एलर्जीज होती हैं बॉडी के हुँ। अंदर, अच्छा, जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन आती है। पिगमेंटेशन आ रही है। किसको जुकाम बार बार हो रहा हो, हुँ, छींके बार बार आ रही हो, ऐसे पेशेंट में इस पिगमेंटेशन को हम ज्यादा देखते हैं। ज़्यादा दिखने को मिलती है। जेनेटिक पिगमेंटेशन भी होती है कि मम्मी को है, कहती है हाँ मेरी मम्मी को भी थोड़ा दिख रहा है मुझे, हुँ, तो हम बोलते देखो ये वहां से भी ये बात आ रही है। हुँ, हुँ। थोड़ा सा डेफिशिएंसीज, आयरन डेफिशिएंसी हो, हुँ, हुँ, तो हुँ। भी हम देखते हैं ये हो जाता है। इसका इलाज बहुत जरूरी है। और ये घर में ना, मुझे याद है जब मैं छोटा था, जी। तो एक इमेज होती थी कि ककड़ी के 2 हाँ, वो गोल गोल लगा। करके हमने हाँ, आंखों पे आँखों पे लगा लगा लिया। लिए। हाँ। ये आंखों पे लगा ली हुँ, और हम हुँ। बैठे हुए रिलैक्स कर हुँ, रहे हुँ, हैं। हुँ, तो हुँ। ये इमेजेस हम इंडिया में बहुत बहुत देखते सारे, हैं कि हाँ। कोई ये लगा रहा है, कोई वो लगा रहा हाँ, है। कोई कहता है कि पोटैटोज़ के पोटैटो कि के वो लगा लगा लीजिए। छिलके लगा हाँ, लिए, कोई कुछ रगड़ रहा है किसी उसको चीज रगड़ से। चीज़ से, हाँ। अब पहली बात तो इसके लिए दवाइयाँ अलग बनती हैं। अच्छा। तो इसके लिए बकायदा अंडर आई पिगमेंटेशन के लिए या मुंह के आसपास पिगमेंटेशन हाँ, की होता है। दवाइयाँ होती हैं। काफी हुँ, लोगों को ये 2 जगह पे बहुत बहुत पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। होता है, हाँ। लेकिन आपको ये बता सकते हैं कि दवाइयों का काफी असर हमें मिलता है। जी। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल स्किन तो हम आपको पहुंचा सकते हैं, हुँ, 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 लेकिन जितना आप हैं उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो हुँ। इसको अपने घर इलाज से इसका टाइम वेस्ट ना करें ओके। कि आप अपना टाइम वेस्ट करें कि भाई ये कर लूं, वो कर लूं, ये लगा लूं, वो ऐसे नहीं। हुँ, इसका हुँ, जल्दी इलाज करो, क्योंकि जितना ये चीज बढ़ेगी उतना हुँ, इलाज हुँ, मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो हुँ, हुँ। अंडर आई पिगमेंटेशन हम कहते हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ इसका इलाज अच्छा है। पिगमेंटेशन की हम ट्यूबें भी देते हैं, गोलियां भी हैं, इसमें केमिकल पील भी होते हैं, कभी जी। कभी लेजर भी करा जाता है। हुँ, हुँ, लेजर भी बहुत सेफ चीज है। लोगों को लेजर से थोड़ा डर लगता है, हुँ। नाम से डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। सेफ चीज है। अच्छा। लेकिन सेफ तब तक है जब तक हम प्रॉपर पायलट से कराएं काम। हाँ, वो या एग्ज़ैक्टली जो जहाज है, कौन उड़ा रहा है ये देखें। ये देखें, हाँ। अब आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम किसी एयरक्राफ्ट में गए, हुँ। हम पायलट की डिग्री तो चेक नहीं करते मतलब कि भाई, तो हम अब ये हुँ, सोचते हैं कि एयरलाइन ने हुँ, हुँ। अपना अपना काम किया होगा, सीवी चेक किया होगा, उसने सही बंदे को बैठाया बिल्कुल होगा। जो है। प्रॉब्लम प्राइवेट प्रैक्टिस में ये है हुँ, कि हुँ। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सर्टिफाई कर रहा है हाँ, कि ये बंदा सही है कि नहीं। सही है कि नहीं? तो आपसे एक ही दरखास्त होती है कि कभी भी आप किसी स्किन का इलाज करें,
तो 2 डिग्रियां आप देखें, हम्म, या तो एमडी डर्मेटोलॉजी हो या डीएनबी। डीएनबी। हाँ। ठीक है, एक डिप्लोमा वाला कोर्स होता है डीएनबी और एक होता है एमडी, वो डिग्री वाला कोर्स होता डिग्री कोर्स। है। आप सिर्फ ये ना जाएं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट, ये एस्थेटिक डर्मेटोल, ऐसा सब वर्ड्स नहीं देखने। मेरे आसपास इसी क्लिनिक में, मेरा दिल्ली में क्लिनिक है, ईस्ट दिल्ली में क्लिनिक है, आसपास मैं आपको 3 डॉक्टर गिना सकता हूँ जो डेंटिस्ट हैं, जो डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट। और वो पूरा स्किन का काम कर रहे हैं, पूरा। स्किन का। मेरे पास तो पेशेंट आते हैं कि हाँ। डॉक्टर साहब वो जो स्किन के डॉक्टर है ना, उनसे मैं मिल के आया हूँ। मैं बोला कौन है? हाँ। तो नाम बताते हैं। मैं बोला हाँ। तुम्हें पता है डिग्री? तो मैं बोला पर्चा दिखाओ। तो पर्चा दिखाते हैं, उसमें लिखा नीचे एमडीएस। मैं बोला अभी डालो गूगल पे। तो कहता हमें एमडी और एमडीएस एक ही लगा, एक ही लेटर का तो फर्क है। मैं बोला एक लेटर का फर्क नहीं है, आपकी हाँ। बुद्धि का फर्क है ये। एग्जैक्टली। आप इतनी छोटी बात को नहीं समझ नहीं पाए समझ पा रहे। हाँ। कि बीडी एमडी और एमडीएस में फर्क है। हम्म। तो मैं बोला गूगल करो। अच्छा एमडीएस तो डेंटल की डिग्री है। हाँ। तो मैं बोला डेंटल वाले से आप, अच्छा डॉक्टर साहब वहां तो भीड़ लगी हुई है। है ना, भीड़ तो राशन के जगह पे भी रखी होती है, लगी भीड़ की होती क्या है। बात हो गई? भीड़ तो वो बस। तो सब्जी वाले के पास भी भीड़ है, तो चले बिल्कुल। जाओगे तुम? हाँ। तुम क्यों कहते मेरे को मॉल में जाना है? हम्म। अब तुम सब्जी वाले का काम करोगे तो सब्जी वाला रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली। तुम क्यों कहते हो कि मेरे को अच्छी गाड़ी लेनी है? तुम टाटा नानो में भाग रहे हो, टाटा नानो अच्छी गाड़ी है, मैं उस ब्रांड को नहीं बोलना चाह हाँ। रहा, मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ हम्म। कि आप सोचें डिग्री क्या है फिर पहुंचे। तो कम से कम इतना तो आप अपने सेल्फ के लिए इतना तो आदमी ध्यान रख ही सकता है कि भाई मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो है क्या। जी। है ना। मैं जिस प्रॉब्लम के लिए जा रहा हूँ वो उनसे शॉर्ट आउट। तो इससे काफी महिलाएं या पुरुष या यंग एज के बच्चे काफी परेशान रहते हैं और इसको अपनी त्वचा के देखभाल के लिए उसमें रुचि भी काफी लेते हैं कि हमें टैनिंग हो गई है या काफी पिंपल्स आ रहे हैं। तो कुछ लोग पिंपल्स कहते हैं कि एज की बीमारी है कि भाई ठीक है जी। और टीनेजर्स हो तो इसकी वजह से है। तो ये कहाँ तक सच है और उसको इन सब का क्या ध्यान रखना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट कैसे? पहला जो सवाल मैं के बारे में बताना चाहूंगा वो पिंपल्स की बात जी। है। मैंने थोड़ी देर पहले ये बात करी थी कि आजकल हम मिडिल एज के लोगों में भी पिंपल्स देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी रिसर्च हुई, तब पाया गया कि पिंपल्स अभी एज रिलेटेड रह नहीं गया। हम सोचते थे ना कि लड़की जब बड़ी होगी तो पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इंतजार करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, लड़की जब 18 की होगी हम देखेंगे पिंपल ठीक हो, तो इलाज ही नहीं करते वो कहते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा। अब जब वो देखते हैं कि इलाज तो ठीक हो ही नहीं, मतलब अपने आप तो ठीक हो नहीं रहा, तब हमारे पास आते हैं। तब तक लेट हो चुका होता है, तब तक दाग आ चुके होते हैं, स्कारिंग हो चुके होते हैं, गड्ढे आ चुके होते हैं। तब बड़ा मुश्किल है, लेजर करना पड़ता है। तो पेशेंट परेशान हो जाता है कि भाई इससे अच्छा तो पहले ही कर लेते इलाज। तो आजकल कारण क्या है? क्योंकि मैं न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज और खाने पीने में बहुत रुचि रखता हूँ जी। तो मैं चाहूंगा कि हर डॉक्टर इंडिया में ऐसा बने जो सिर्फ दवाई ना लिखे, जो अपने शब्दों से ये भी बताए कि आपने खान पान में क्या खाना है। और एक दुखद चीज बताऊंगा जो जिससे मैं पीड़ित भी होता हूँ इस बात को सोच के, कि जब हमें किताबें, हम पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम एमडी कर रहे होते हैं जी, बड़े बड़े हॉस्पिटल में एमडी करते हैं, पीआरई करते हैं, हमारी किताबों में दवाइयों के डोजेस तो अच्छे से लिखी होती है, इस गोली की कितनी डोज देनी है, इस गोली का साइड इफेक्ट क्या है, टेस्ट क्या करने लिखा होता है। लेकिन किताब में ये नहीं लिखा होता कि खाने में क्या देना है। हमारी किताब में ही नहीं लिखा, ये नहीं लिखा होता। तो जब डॉक्टर प्रैक्टिस में बैठता है उसको नॉलेज ही नहीं होती कि खाने पीने में क्या। अगर कोई पिंपल के लिए आए मेरे पास और वो पूछे कि दवाई की डोज लिख दो, तो डॉक्टर 2 सेकंड में लिख दे। वो बोले कि डॉक्टर साहब दवाई बाद में, पहले बताओ कि वो जो हम अंडा खाते हैं उसका वो पीला जो पार्ट होता है वो खा ले या ना खाएं। डॉक्टर साहब बताएं घी कौन सा सबसे अच्छा खाने के लिए। डॉक्टर साहब तेल बताओ। डॉक्टर साहब दवाई बाद में बताओ, पहले बताओ डोसा खाएं कि नहीं खाएं, नहीं खाएं, क्या गर्मी कर रही है, क्या हम दूध पी सकते हैं कि छाछ पी सकते हैं। डॉक्टर साहब मैंने आजकल देखा है कि इस चीज में मिलावट है, ये खाऊं नहीं खाऊं। कोई कहता है कि ये इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी पेट में। तो जब मैं शुरू में प्रैक्टिस मैंने शुरू करी 20 साल पहले, तब इस शब्द का मेरे पास जवाब ही नहीं होता था। अब मैं कैसे बड़े हॉस्पिटल में बैठ के बताऊं कि मेरे पास जवाब नहीं है। हाँ, सही बात है। ऐसा तो इतना तो ईगो होता है कि हम बोलते हैं कि ऐसा तो बोल ही नहीं पाएंगे कि हमारे पास जवाब नहीं है इस क्वेश्चन का। ये कैसे? तो मैंने पढ़ाई शुरू करी और मैंने पढ़ पढ़ के अभी इतना मैं माहिर हो गया उस पढ़ाई में, जो खाने पीने की पढ़ाई थी।
डाइट की पढ़ाई, तो मैंने अलग करी। चाहिए। मैंने 4-5 साल इस चीज को दिए, तो अब मैं पेशेंट को खाना पीना भी लिख के दे पाता हूँ। अच्छा। तो पिंपल के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट ये मानते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है पिंपल्स होने का वो है शुगर। अच्छा। लोगों को लगता है ऑयली फूड से पिंपल होता है, ये गलत मान्यता है। अच्छा। शुगर से पिंपल होता है। फिर कहते हैं अच्छा शुगर से होता है, मतलब वो सफेद वाली चीनी नहीं खाएंगे, हम तो गुड़ लेते हैं, ठीक है, हम तो वहां से अपने खेतों से मंगाते हैं। आप ये समझो, मैं मजाक में कहता हूँ कि बीड़ी पी लो या सिगरेट पी लो, बात तो एक ही है। बात एक ही है। तुम जब गुड़ लोगे, तुम शहद लोगे, तुम बीड़ी सिगरेट में अंतर कर रहे हो। तंबाकू तो जाना है अंदर, जाना ही है, जाना है। ठीक है, तो ये ना समझें कि ये अच्छा और ये खराब। 19-20 का फर्क है, दोनों खराब है। फिर हम तो इंडिया में ना सेलिब्रेशन में शुगर ही शुगर है हमारे तो। हाँ, हम जब दुखी होते हैं तब चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम दे दो, मतलब मन नहीं लग रहा, स्ट्रेस हो रहा है। अच्छा बर्थडे, तभी तुमने चीनी खानी है। तुम जब मंदिर में गए तो भगवान को तुमने लड्डू चढ़ाने, भगवान तो खाएगा नहीं, तुम्हें लड्डू मिलेंगे वापस, ठीक है। तो हर पॉइंट में तुमने शुगर का एक नियम बना लिया, मतलब तुम शुगर के आसपास फंसा हुआ बिल्कुल। आपने शुरू से बचपन में बर्थडे में केक काटा है ना, गोभी शलगम तो नहीं काटा, नहीं काटा। क्यों नहीं, तुमने शुगर को अपना नियम बना लिया। फिर तुमने शुगर के ऊपर खाए जिसको हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब है रोटी और चावल। अब बोले क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, रोटी चावल तो हमारा बेस फूड है, उसके ऊपर तो हम पले बड़े हैं और कह रहे हो खराब है, ये कौन से नए डॉक्टर आ गए? हमारे तो नाना दादा ने पता नहीं कितने चावल खाए, उनको तो कुछ नहीं हुआ। वो अलग जमाने में रहते थे, अब अलग जमाने में रहते बिल्कुल। आप दोनों जमानों को कंपेयर नहीं कर सकते। चावल और जो रोटी होती है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, वो बॉडी में जाके चीनी बनता है। ये ज्ञान किसी को नहीं है। चावल को आप चीनी समझो, क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। तो चाहे आप सीधी चीनी ले लो या चावल लो, बात अंदर बॉडी में एक ही है। ब्रेड खा ली तो चीनी है वो, मल्टीग्रेन बिस्किट में भी उतनी चीनी है जितना तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हैं मल्टीग्रेन। जूसेस में भी उतना ही शुगर है, जूसेस तो सीधा सीधा समझ हुआ। तो शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट से पिंपल जो होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपके हार्मोन अंदर बदल जाते हैं, और हार्मोन बदल के तो चाहे 50 साल के हो तो 40 साल के पिंपल आपके होने हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं मैसेज ये सबको देना चाहता हूँ कि अपने शुगर और कार्बोहाइड्रेट को कम करो बॉडी में। अब जैसे मैं आपसे ही पहले शेयर कर रहा था पॉडकास्ट के पहले, मैं बहुत वजनदार हुआ करता था, 90 किलो का मैं हुआ करता था। जैसा कि आपने बताया कि मैं 90 केजीज का, अभी मैं 60 किलो का हो गया। मतलब और मैंने कोई 100 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगाई होने के लिए, मैंने सिर्फ अपना घर बैठे अपने किचन में बदलाव किया। तो मैं कहता हूँ कि वेट लॉस करना है तो दौड़ नहीं लगानी, किचन में बदलाव करो, और वो उसमें एक ही बदलाव करो, चीनी कम करो, कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, और जिसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे आप मिलेट्स कहते हैं, जवार बाजरा रागी, उस पे चले जाओ, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। या जूस मत लो, सीधा फ्रूट ले लो, सीधे फ्रूट खाइए। ऑरेंज जूस क्यों लेते हो भाई? ऑरेंज लो। भगवान इतना बेवकूफ तो थे नहीं, भगवान ने ऊपर पेड़ पे और एप्पल टांगा ना, वो एप्पल जूस थोड़ा टांग दिया। नहीं। अब हमने क्यों समझा, हम इतने इंटेलिजेंट, हमने उसको तोड़ मोड़ के जूस बना के स्ट्रॉ से पिया। तो स्ट्रॉ से तुम्हारे एनवायरनमेंट खराब हो रही है और बॉडी के अंदर भी तो तुम खराब हो रहे हो। बिल्कुल हो रहे हैं। जब जूस पिया तो 2 पोल्यूशन हुई, बॉडी भी गई और एनवायरनमेंट भी गई, तो क्यों कर रहे हो? तो ये समझें कि फूड का त्वचा से बहुत बड़ा रोल है। तो पिंपल्स को आप एक स्किन का डिजीज ना समझ के खाने पीने के अभाव का डिजीज समझें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहूँगा। आजकल जैसे कि आप पहले भी हेयर के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे, लेकिन आजकल अर्ली एज में बाल चले जा रहे हैं लोगों के, बहुत अर्ली एज में बाल चले जा रहे हैं, और बाल तो जा ही रहे हैं, बीच में एक गोला सा पैच, चांद जिसको कहते हैं, वो पैच बना जा रहा है। तो इससे यंगस्टर से लेकर के और बच्चे, बहुत सारे लोग, मैंने कई बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी साइड से इधर से उनके दिखने लगते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए और उसकी रोकथाम का क्या? ये जो चीज आपने पूछी, ये आजकल लड़के लड़कियां सबकी प्रॉब्लम है। अच्छा। और जिनकी शादी नहीं हुई उनके तो माँ बाप की प्रॉब्लम भी हो गई। अच्छा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि माँ बाप ज्यादा तकलीफ में है। कि भाई इसके तो मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। बिल्कुल इस लड़के की या लड़कियों की। हाँ।
तो वो लड़के बल्कि इतना नहीं बॉदर करे, 16-17 साल बाल, जब मम्मियाँ बोल रही भाई इसके तो अभी से बाल जा रहे हैं, वो कहते हैं माथा चौड़ा हो गया, ये बात कहते हैं कि भाई हेयरलाइन पीछे चले गए। इसको हम लोग अपनी भाषा में हार्मोनल हेयर लॉस बोलते हैं। हार्मोनल हेयर लॉस मतलब बॉडी में एक हार्मोन निर्मित होता है जिसकी मात्रा में ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाती है, और उस मात्रा में खराब होने की वजह से, उस हार्मोन के खराब होने की वजह से, एबनॉर्मल होने की वजह से बाल धीरे धीरे पतले होते हैं। तो अगर जो मेरे सुन रहे हैं जो ये जानना चाहें कि उनको ये प्रॉब्लम है कि नहीं, एक ही चीज जज करें, क्या हमारे बाल पतले हो रहे हैं क्या। लोग कहते हैं हाँ भाई, जब हम अपने हाथों पे ना सर पे हाथ मारते हैं तो जितना वॉल्यूम हमारे उंगलियों के बीच में आता था उतना आ नहीं रहा। एक और चीज कहते हैं, जब मैं ना बाल कटाने जाता हूँ, मेरा नाई जो इतने सालों से मेरा बाल काट रहा है वो बोल रहा है डॉक्टर आपके बाल इतने अभी मोटे रह नहीं गए। तो ये एक बहुत वार्निंग साइन बोलते हैं, इसका इलाज बहुत जल्दी करना होता है क्योंकि ये पतले बाल पतले पेड़ की तरह है, थोड़ी सी आंधी आए निकल जाएंगे। तो लोग कहते हैं शैम्पू किया बाल टूट गए, फिर वो शैम्पू पे अपना बोलते हैं शैम्पू गलत है, लेकिन शैम्पू गलत नहीं है। हवा को क्यों ब्लेम करोगे तुम तो पौधे को ब्लेम करो कि पौधे के जड़ें मजबूत नहीं थी। तो शैम्पू तेल को ना ब्लेम किया जाए, ब्लेम अपने बालों की जड़ों की किया जाए, जाके हार्मोनल प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या करा जा सकता है? सबसे पहली बात तो इसका बहुत अच्छी दवाइयां अवेलेबल हैं मेडिकल साइंस में, बहुत सारा रिसर्च का पैसा इस बात पे ही जाता है कि इसमें कौन सी अच्छी अच्छी दवाई होनी चाहिए। हमारे पास लोशन है, गोलियां हैं, आजकल एक पीआरपी नाम की ट्रीटमेंट आई है जिसमें ब्लड कलेक्ट करा जाता है, आपके ब्लड से ग्रोथ फैक्टर निकाल के आपके सर में उसको डाला जाता है। अब ये जब हम कहते हैं तो हमारे पेशेंट कहता है कि नहीं हमें तो कोई नेचुरल तरीका बताओ, हमें ये सब नहीं करना। हम लोगों से एक ही बोलते हैं कि क्या आप इस हेयर लॉस को बीमारी समझते हो? कहते नहीं, हम तो बोलते हैं बीमारी नहीं है, ऐसी बाल टूट रहे हैं। बाल ऐसी कैसे टूट जाएंगे, इसको भी बीमारी समझो पहले। तो जैसे हमने अंडर आई पिगमेंटेशन को बीमारी समझी, तो इलाज कर रहे हो तो बिल्कुल, तो बाल टूटने को बीमारी समझो। सिर्फ एक नेचुरल चीज ना समझो कि भाई आपने कोई शैम्पू बदल दिया, तेल बदल दिया तो आप ठीक हो जाओगे, नहीं। आपको इसका इंटरनल इलाज करना चाहिए। बिल्कुल, दवाई जो है इसकी बकायदा लेनी चाहिए। लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो 16 साल का है, 17 साल का, अभी से दवाई। ये बहुत लोग हमसे कहते हैं। फिर हम किसी कहते हैं चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान गया कि दवाई नहीं देंगे, 2 साल बाद जब बाल खत्म हो जाएंगे तब क्या करोगे? कहते नहीं डॉक्टर साहब तब तो मुझे पैनिक हो जाएगा, तब तो मैं सर्जरी भी नहीं जाना चाहूंगा। तो मैं बोलता हूँ कि जब प्रॉब्लम थोड़ी है तो इलाज जल्दी करो, उसके बाद जब बढ़ जाती है तो आप पैनिक करोगे, उसके बाद हो सकता है बाल वापस ना आए, क्योंकि अगर पेड़ की जड़ खत्म हो गई बाल वापस नहीं आए। तो फिर जब जड़ ही नहीं रहेंगी तो फिर बाल कैसे आएंगे? तो जैसे गंजापन जो ऊपर आ जाए, जो सर के टॉप पे आ जाए, बाल पीछे जाने लगे हैं, तो ये इसको पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं। पैटर्न बॉल्डनेस मतलब वो सिर्फ टॉप पे और फ्रंट के बाल ले सकता है, साइड के बाल देखना कभी नहीं जाते और पीछे के बाल कभी नहीं जाते। तो वो जो प्रॉब्लम होगी वो सेंटर और फ्रंट की होगी, इसको हार्मोनल हेयर लॉस मानो। फीमेल्स में हम ऐसा पैटर्न नहीं देखते, ये हम आदमियों में देखते हैं। हाँ, ये आदमियों में भी पाया जाता है ना। फीमेल्स में हम ज्यादा ये देखते हैं जैसे पीरियड्स आ रहे हैं, आयरन का लॉस होता है, तो पीरियड्स के दौरान 7 दिन 10 दिन 4-5 दिन जितना फ्लो रहा, आपके बॉडी से चीजें निकलती गई, लेकिन खाना उस प्रकार का नहीं हुआ जितना इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें चाहिए। आजकल वैसे ही खाना ठीक नहीं है, तो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो गई, किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। तो फीमेल्स में ज्यादा हम इस एज में, यंग एज में, न्यूट्रिशन के अभाव से बोलते हैं कि हेयर लॉस हो रहा है, और लड़कों में, यंग लड़कों में हम बोलते हैं कि ज्यादा हार्मोनल हेयर लॉस हो रहा है। तो दोनों के कारण अलग हैं। बिल्कुल। तो जब कोई फीमेल आके बोलती है मेरी चोटी पतली हो गई, तब हम कहते हैं भाई न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। कोई लड़का आके बोले मेरा माथा चौड़ा हो रहा है, तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो आपको एक सिंपल डायग्नोसिस अपने आप ही पता लग जाएगा। इलाज अपने आप ना करें, इलाज मेरे पास आए, बट इसको बीमारी समझें। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि उसे एक्सेप्ट करें कि बीमारी है। एक्सेप्ट करें। कोई कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ना हेलमेट पहनता हूँ, हाँ, उसकी वजह से, कहीं उसकी वजह से हो रहा हो, हाँ, हेलमेट मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला भाई क्या बात कर रहे हैं, हेलमेट बंद कर दिया? नहीं नहीं, उस मुझे लगता है ना वो जो मैं अंदर पसीना आता है उससे हेयर लॉस होता है। ये मिथ है। थोड़े मैं आपको मिथ क्लियर कर दूं। चलो, एक मिथ है कि शैम्पू करने से मेरे बाल टूटना रुक जाएंगे, ये मिथ है। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। कोकोनट ऑयल या कोई और तेल लगाने से मेरे बाल लंबे हो जाएंगे, हेयर लॉस रुक जाएगा, ये मिथ है। तीसरी बात, मैं रोज शैम्पू करता हूँ या नहीं करता हूँ उससे मेरे बाल टूट रहे हैं, ये भी गलत बात है। डॉक्टर साहब मैंने ना अपनी जगह बदली,
वहां पे हार्ड वाटर है, ठीक है, तो मेरे बाल तो पूरे टूट गए। हार्ड वाटर से थोड़े बाल टूटना मैं मान सकता हूँ, जायज है, लेकिन ज्यादा हेयर लॉस आपका इंटरनल फैक्टर से होता है, सिर्फ पानी से ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि पानी से अगर ब्लेम करते तो जो जगह पे हार्ड वाटर है सबके बाल जाने चाहिए थे, बिल्कुल, तुम्हारे अकेले कैसे गए भाई? फिर वो आंसर इस बात का नहीं दे पाते। कोई बोलता है हेलमेट से हो रहा है, जैसे मैंने बताया, ऐसा कोई रोल नहीं है। सो सबसे पहली बात ये समझो कि जो भी नॉर्मल मान्यताएं हैं, कोई कहता है पेट खराब है, डाइजेशन ठीक नहीं है तो बाल टूट रहे हैं, लिवर खराब है तो बाल टूट रहे हैं, ये सब चीजें बेबुनियाद है। सबसे कॉमन कॉज हेयर लॉस का या तो हार्मोनल होता है या न्यूट्रिशनल, और उसको इंटरनली ही ठीक करना पड़ता है। मतलब वो सबसे पहले की तो एक्सेप्ट कर लें कि ये बीमारी है, फिर डॉक्टर के पास जाए और उसका ट्रीटमेंट लें। सीधा समाधान यही है। बिल्कुल, ये ना कि लगाए ना कि भैया शैम्पू बदल दिया तो रात को ऑयलिंग कर ली, तो ये ऑयल नहीं काम किया तो कुछ और कर लेते हैं, कुछ घर में बना लेते हैं, कलौंजी से बना लिया, मेथी दाना से बना लिया और लगा दिया। तो इन सब चीजों के चक्कर में ना रहे, सीधे अपना शुरू हो, डॉक्टर के पास आइए, उसका समाधान लीजिए। तो सर ये जो बहुत सारे लोग फीलर्स या अन्य इंजेक्शन योग्य कॉस्मेटिक्स उपचारों के पीछे भागते रहते हैं, तो उस पे आपका क्या विचार है और उसके कितना प्रभावी होता है और उसके प्राकृतिक उपाय भी है क्या? देखिए, आजकल फिलर्स, बोटॉक्स, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का एक प्रचलन है, और वो प्रचलन इसलिए है कि हमारा समाज यंगस्टर्स को ज्यादा एक लेवल पे रखता है और ओल्ड एज को एक बीमारी समझता है और ओल्ड एज से भागना चाहता है, जी, जीवन की रियलिटी से भागना चाहता है। और इस रियलिटी को पहली बात तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं एजिंग ग्रेसफुली, कि आप अपनी उम्र के हिसाब से दिखें, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। आप सिर्फ ये ना समझें कि भाई वो तो एक्ट्रेस 80 साल पे भी यार जितेंद्र कैसा दिख रहा है, वाह वाह वाह, हमें भी ऐसा दिख रहा है। तो अपने अपनी चॉइसेस हैं कि आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं। आपको मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो तो आपको क्या लगता है, ये रिंकल की वजह से मुझे डिप्रेशन हो रही है? अगर आप ऐसे पेशेंट हो जिसको अपना चेहरा देखना नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि आप भगवान की दी एजिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बोटॉक्स फिलर फिर आपके लिए बना है, आपके लिए। लेकिन आप होड़ में ना रहें कि मेरी मेरी दोस्त करा रही है, मेरे को भी कराना है, मेरे को भी उसकी तरह दिखना है। ऐसे में क्या होता है कि एक्चुअली बोटॉक्स फिलर और ये सब चीजों में ना आजकल अनरेगुलेटेड प्रैक्टिस कहते हैं, मतलब कि ऐसे ज्यादा बहुत सारी जगह खुल गई है जहाँ पे, जैसे मैंने भी उदाहरण दिया, डेंटल वाले बोटॉक्स लगा रहे हैं, डेंटल वाले फिलर लगा रहे हैं। तो अगर फिलर में कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है तो हम इसको फिलर को ना ब्लेम करें, हम करने वाले को ब्लेम करें। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर ड्राइवर ठीक नहीं है और एक्सीडेंट हो गया तो मर्सिडीज की गलती तो नहीं है। मर्सिडीज की उसमें क्या गलती भाई, ड्राइव तो गाड़ी की गलती है, गाड़ी ने चलाने वाली गलती है। बिल्कुल। तो ये समझें कि बोटॉक्स फिलर अपने आप में गलत नहीं मानता है, लेकिन ये उसके लिए लागू करेगा जो अपने आप को देख नहीं पा रहा, जिसको मायूसी हो रही है अपने आप को देखने में, उसको वो लगा सकता है। सही जगह से लगाए तो कोई नुकसान हम जनरली नहीं देखते, इफेक्ट लेकिन टेम्पररी है, कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं है इसका। थोड़े दिन के बाद आप वहीं पहुंच जाओगे डे जीरो पे, ऑटो वाले का मीटर वापस जीरो पे पहुंच जाएगा। फिर आप बोलोगे भाई थोड़े महीनों का आराम तो मिला, अब क्या करें? फिर थोड़े लोग बोलते चलो फिर कराएंगे। तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का, जो एक्सपेंसिव भी है, ऑब्वियसली आदमी बार बार करता है, और इसमें गलत हाथों में साइड इफेक्ट काफी है। पैरालिसिस ऑफ मसल्स होना, ब्लीडिंग होना, कोई नस में गलत चढ़ जाना इंजेक्शन, एंटी एजिंग की आजकल आईवी ग्लूटाथायोन इंजेक्शन चलने लग गए हैं, जिसमें आप आजकल देख भी रहे हो न्यूज में, शेफाली जरी वाला इसी के चक्कर में तो एकदम से उसको हार्ट अटैक आ गया। तो काफी उसके बारे में चर्चा हुई कि भाई क्या कर रही थी वो। तो वो फिल्म इंडस्ट्री में होने की वजह से प्रेशर बहुत फील होता है इन लोगों को कि उनका सारी आमदनी और सारा उनका जो स्टेटस है वो उनके लुक्स पे डिपेंडेंट है। तो वो किसी हद तक भी जाना चाहेंगे अपने आप को अच्छा देखने के लिए। तो ऐसे में वो बहुत सारे एंटी एजिंग थेरेपीज कर रही थी। सुनने में आया कि 8-9 अलग अलग एंटी एजिंग थेरेपीज, विटामिन, मिनरल्स लिए जा रहे थे, इंजेक्शंस लिए जा रहे थे, और लेकिन किसी के एडवाइस में नहीं ले रही थी। ये सब हम लोगों के पास जैसा रिपोर्ट आया जी, तो उसमें ये निकल के आया कि ये किसी डॉक्टर से वो 4-5 साल पहले
कभी कंसल्ट किया होगा जी जी और उन्होंने कभी उनको सुझाया होगा कि ये हम जी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद से वो कंटिन्यूअसली ये सब जो जी जैसा कि आपने जी ग्लूटाथियोन बनाया और ये सारी हम्म, चीजें तो बिना किसी एडवाइस के कंटिन्यूअसली, जी 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 और फास्टिंग भी उसी तरह की उनकी चल रही थी। एक्चुअली ये जो प्रेशर फील आदमी मन से फील कर रहा है, जी। ये प्रेशर कहीं ना कहीं सोसाइटी आपको मजबूर करती है हम्म कि आप ऐसी चीजें करें। तो हम्म। बट मैं चाहूंगा कि हमारे जो लोग हैं जो हमें सुनना चाहते हैं, जी। आप ये समझें कि जो भगवान ने हमें जो इस शरीर का वरदान दिया है, हम्म उसको यूज करें, उसको अब्यूज ना करें। हम्म तो हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेफ जोन में रहें। हम्म वो सेफ जोन में क्या होता है, एक तो एस्टैब्लिश सेंटर्स हैं जो इस हम्म चीज को अच्छे से, जैसे किडनी प्रॉब्लम्स किसी को है हम्म तो लोग टेस्ट ही नहीं कर रहे हम्म और आईवी दिए जा रहे हैं, हम्म किडनी पे लोड आ रहा है। हम्म बहुत सारे पेशेंट हमारे दोस्त हैं जो पेशेंट भी देख चुके हैं हम्म। जिसमें किडनी में डैमेज हुआ है, अरे। लेकिन वो क्या है, पहले टेस्टिंग नहीं हुई और कुछ हम्म। ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है। अब क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन अखबार में छपती नहीं है, नहीं अब। और वो कब छपती है, अब जब किसी की डेथ हो जाती है तब ये बात उठती है। उठती है, हाँ, तो हमेशा। डेली बेसिस पे जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है, जो पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच गया, हम्म। मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसके लेजर से स्किन जल गई। जी। अब वो मेरे पास आई, वो न्यूज़पेपर में तो आई नहीं, तो हम्म। लोगों को तो लगा ही नहीं, यार तो क्यों पता लगा? पता नहीं लगा। हाँ। तो मार्केटिंग में वही आया, जादू वाली चीजें चीजें। मार्केटिंग में आ जाती है, इंस्टाग्राम में बिफोर आफ्टर, ठीक हम्म। है, कि वो ऐसे दिखती थी अभी ऐसी दिखती ऐसी है। दिखने लगी। लेकिन ऐसे कहाँ इंस्टाग्राम में कि पहले अच्छी दिखती थी बाद में तो जल गई, हाँ, ये इंस्टाग्राम में नहीं आई ना। ये नहीं आई। ये तो तो ये उल्टा नहीं आया। उल्ट, उसका तो तो ये बहुत हमारे प्रॉब्लम है कि सिलेक्टिव पब्लिकेशंस हैं हम्म कि अच्छे रिजल्ट्स को बोल रहे हो और हम्म जो खराब रिजल्ट हैं वो हम्म कहीं ना कहीं आपने रो धो के चुप हो गए कि कोई बात नहीं, इंडिया में लड़े कौन। हम्म। तो क्योंकि आप लड़ने की शक्ति नहीं रखते, उस बिल्कुल। क्लिनिक को आप कोर्ट नहीं लेके जाते, तो वो क्लिनिक अपनी मनमानी कर रहा है। तो कर ही रहे बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो मार्केट में इस तरह की लोगों को भ्रामक चीजें दिए जा रहे हैं जी। और लोग उन्हीं पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं पे ट्रस्ट है। हम्म, आपको बताऊं, मैं बताऊं कि नहीं, आप इनके पास चलिए, मान लीजिए कभी मेरे पास फोन है, किसी ने मुझसे एडवाइस पूछा कि भाई सच पर्सन ये है, इनके पास चले जाइए, तो वो क्या देखेंगे कि अच्छा वो कितने साल का है, उनके तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, इनके यहाँ तो काफी भीड़ रहती है, ये सारी चीजें। अरे आप उसको आइडेंटिफाई करिए, जी आपका काम है उसको रिसर्च करना, जी, आप जिसके पास जा रहे हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इस बात को ध्यान रखें। हम्म। जैसे मैंने डिग्री की बात करी, जी। चेक द डिग्री। देखो मैं ये नहीं कहता कि कोई भी डॉक्टर भगवान है, हर हम्म। डॉक्टर से कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल है, क्योंकि मेडिकल साइंस ऐसी है कि कॉम्प्लिकेशन हो हो सकती है। सकती है। लेकिन अगर वो डिग्री वाला डॉक्टर है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत मिनिमम होते हैं। मिनिमम होगा। हम ये नहीं कहते कि फ्लाइट कभी क्रैश नहीं हो सकती, हम्म हम ये कहते हैं कि अगर आपकी अपने अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करें हैं, हम्म सिक्योरिटी फॉलो करी है, हम्म तो क्रैश 15 साल में, 20 साल में एक क्रैश हो जाएगा, 50 साल में एक क्रैश हो जाएगा। हम्म। आप गलत वाहन में चढ़ गए तो अब रोज का क्रैश होगा। बिल्कुल क्रैश बिल्कुल। दोनों में पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो दोनों पॉसिबिलिटी में, कम हो जाती लेकिन ये कि यदि आप ऐसे में चढ़ गए, किसी ऐसे वाहन में चढ़ गए और उसका कैप्टन काबिल है, तो क्रैश भी होने की चांसेस बन रहे हैं, तो उसे रोक है। लेगा, रोक लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। है तो ना? ये चीज को ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़े बिल्कुल चीज है कि इस पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल आज की युवा पीढ़ी हमेशा स्मार्ट, खूबसूरत दिखना चाहती है हर तरह से, और उसके लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं कि भाई जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि कोरियन स्किन चाहिए, इस तरह की दमकती हुई त्वचा चाहिए, लेकिन भविष्य में अपने आप को वो किधर लेके जा रहे हैं? ये कॉस्मेटिक्स या दवाई, या जो छोटी छोटी दवाइयाँ होती हैं विटामिन की, वो लेके चले आते हैं उनके, तो वो भविष्य में उनको किस तरह की परेशानी हो सकती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और क्या इस तरह की कोई तकनीक आ गई है जो लोगों को काफी रखे, या कोई ऐसी तकनीक आने वाली है जिसका आप भी कभी वेट कर रहे हो कि कभी ऐसा हो सकता है, जी जी। पॉसिबिलिटी हो? मैं ना एक अच्छे तंदुरुस्त और ग्लोइंग शरीर के लिए हम्म एक ब्रेकडाउन करके बताऊंगा कि अगर मैं अच्छा शरीर का दिखना चाहूंगा, सुंदर त्वचा का दिखना चाहूंगा, तो मैं अपने लिए क्या करूंगा, हम्म और वही एक आंसर होगा कि दूसरे क्या करें। हम्म तो मैं दो भाग में अपने हेल्थ को लेता हूँ, हम्म एक है मेंटल हेल्थ और एक है फिजिकल हेल्थ। राइट। जब तक मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है ना, मेरी स्किन ग्लो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। पहली बात ये है। हम्म तो किसी डिप्रेस्ड, उदास आदमी का, औरत का चेहरा देखिएगा, हम्म
चाहे कुछ भी कर ले, वो ग्लो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं तो मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट जो मैं हर यंगस्टर को आज के कहता हूँ कि पहला जो आप इंटरवीन करेंगे वो मन पे करेंगे। मन पे करेंगे। अब मन का जो पार्ट है वो कैसे हम बेहतर कर पाते हैं? आज के तारीख में रहना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, आज की तारीख में सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को रास्ते पे रखने का। दूसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, जो मैं खुद करता भी हूँ, जिसको मैं कहता हूँ मेडिटेशन। वो मेडिटेशन, हमारी इतनी स्टडीज आजकल मेडिकल साइंस में आ गई है जी कि बकायदा ब्रेन का साइज बढ़ जाता है विद मेडिटेशन। फिजिकल साइज बढ़ता है। ये स्टडीज में भी प्रूवन है कि सिर्फ उसका फंक्शन नहीं इंप्रूव हो रहा माइंड का साइज भी। इसको एक हिप्पोकैम्पस कहते हैं जो हमारे मेमोरी सेंटर है। स्टूडेंट कहता है यार मैं पढ़ता हूँ याद नहीं रहता। आप क्या नहीं चाहोगे आपका मेमोरी सेंटर बढ़ जाए? कि भाई आपकी टंकी बड़ी हो गई तो पानी ज्यादा होगा अंदर। तो मेमोरी सेंटर्स का साइज बकायदा स्टडीज कहती हैं कि 56 to 60 डेज, 2 महीना लगता है इसका साइज बढ़ने में विद रेगुलर मेडिटेशन। इतना फायदेमंद है। मन को बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये पाया गया कि सिर्फ अगर आपके लाइफ में ना 3 लोग अगर हों जो आप जिनको अपना मानते हो, 3 लोग चाहिए आपको बस। वो 3 कोई भी हो सकता है। सबसे बड़ी स्टडीज कही आपको 3 लोग चाहिए। अगर आपके पास वो 3 लोग हैं गिनती के तो आपका मन बहुत कम उदास होगा। 3 लोग अपने ढूंढ के रखो कि कौन है 3। वो 3 आप में कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बीवी हो, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं बच्चे हों। दिन में अपने लाइफ में 3 लोग चाहिए जो आपके साथ इस सफर में आपके सराउंडिंग में वो लोग 3 लोग रहने चाहिए। ये स्टडीज हार्वर्ड की है। अच्छा। ये बहुत 75 इयर्स की बहुत बड़ी स्टडी है। इसे टेडेक्स का टॉक भी है इस पे। जो पाया गया कि आदमी को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? ना गाड़ी ना बंगला, उनको चाहिए 3 लोग। तो ये स्टडी है 75 इयर्स की। उसके बाद ये आंसर मिला कि आपको 3 ऐसे लोग चाहिए जिनके आगे आप ऐसी चीज बोल पाओ जो आप किसी को ना बोल पाओ और वो बंदा आपको जज ना करे, जो जजमेंट ना दे, हो तूने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ, यस। ये अगर आप जवाब आप उनसे नहीं वापस लोगे तो आप बोलोगे मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। तो ये तो माइंड की ध्यान है। दूसरा, जब हम फिजिकल बात करते हैं, फिजिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी बताया, ग्लो स्किन आपको चाहिए। तो आप अपने फेस का स्किन केयर करें, जिसमें आता है सनस्क्रीन, फेस वॉश एंड एक एंटी एजिंग सीरम नाइट में। और धूप से किसी तरह बचें, कोशिश करें बचें। फिजिकल में एक और पार्ट है जो डाइट से रिलेटेड है, जो मैंने बताया। कार्बोहाइड्रेट कम करें, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है वो कम करें। फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर होता है वो बढ़ाएं। फ्रूट ज्यादा लें, वेजिटेबल ज्यादा लें, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन ज्यादा लें। प्रोटीन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आदमी प्रोटीन कम खाता है। हाँ, ये बड़ी समस्या है। हमें कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर किलो के लिए। अगर मैं 60 किलो का हूँ तो 60 ग्राम 60 ग्राम चाहिए। और ये एक दिमाग में एक ऐसी वो भर गया है कि प्रोटीन तो जिम जाने वाला ही लेगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ना एक हथौड़ा मारा सही जगह पे। ये हमारी सारी मम्मियाँ इतनी दुखी होती हैं, हाँ प्रोटीन से किडनी खराब हो जाएगी, प्रोटीन से ये हो जाएगा, तू जिम तो जाने रहा, क्यों प्रोटीन चाहिए तेरे को? प्रोटीन भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट नगीना है बॉडी का। हर आपको मसल को भी चाहिए, हर बॉडी पार्ट को आपका प्रोटीन चाहिए। तो मैं अगर समराइज करूं खाने में आपको क्या खाना है ग्लोइंग स्किन के लिए, कार्बोहाइड्रेट कम करें, रोटी चावल कम करें, सब्जियों से उतना पेट भर लें। सब्जियों में होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो अंदर जाके शुगर इतना बन नहीं पाता जितना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो रिफाइंड और कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट के आसपास फाइबर नहीं होता, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में लॉट ऑफ फाइबर होता है। तो व्हाइट राइस जो है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जवार, बाजरा, रागी, ओट्स वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसमें फाइबर होता है। सब्जियों में और ज्यादा फाइबर होता है, फ्रूट्स में और ज्यादा फाइबर होता है। तो ये सब खाना बहुत जरूरी है। फाइबर ज्यादा खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, शुगर कम कर दें, और प्रोटीन बढ़ा लें। तो आप देखो आपकी स्किन कैसे ग्लो करेगी, मेरी गारंटी है। क्योंकि वजन कम हो जाएगा आपका, फैट कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ध्यान रखें, एक्सरसाइज जब करें तो कार्डियो तो आजकल सब बंदा कर लेता है। वॉकिंग गार्डन में सुबह सुबह वॉक कर लेता हूँ मैं, ऐसा लोग कहते हैं। और आप सरप्राइज हो गए ये बात सुन के कि ये जो एक्सरसाइज होती है वो फायदे की होती ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं।
जो एक्सरसाइज रियल फायदे की होती है मैं समझा देता हूँ। हाँ, वो है वेट उठाना, अच्छा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये कोई नहीं कर रहा है इंडिया में, नहीं। सिर्फ यंगस्टर्स जाते हैं, हम्म, जबकि ओल्ड लोगों को ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है। जरूरत है तो इसकी। मैंने घर में अपने मम्मी पापा को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे डंबल गिफ्ट किया था। अच्छा। वो बोले, मुझे तो लगा तू केक कटवाएगा। तो कि मैं बोला, मैं केक से मारना तो ना मेरे को, तो तुम्हें मैं तो डंबल से आपको जिंदा करना हाँ चाहता हूँ क्या। तो हाँ। वो कंफ्यूज हो गए। हम्म। तो 1 किलो के डंबल खरीदे अमेजोन से हमने, और मम्मी आजकल पापा 1 किलो डंबल घर पे करते हैं। तो ये मैं चाहूंगा कि एक मुहिम बन जाए कि ओल्ड लोगों को, मिडिल एज लोगों को डंबल उठाने चाहिए, सेफ तरीके से, ऑब्वियसली गाइडेंस में करें। तो बहुत सारे घर में यूट्यूब चैनल्स हैं जो घर में ही आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फ्री में करा रहा है, करा रहे हैं। लाइव करा देता है 1 किलो 2 किलो डंबल से। हम्म, तो मसल बनाना हम्म, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी जरूरी है। है। और अगर आप कार्डियो करना चाहते हैं, वॉकिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। इस स्पीड पे वॉकिंग करें हम्म, जिस स्पीड पे आप पूरा सेंटेंस ना बोल पाए। हम्म, इसको वॉकिंग टेस्ट बोलते हैं, वॉक अच्छा। टेस्ट बोलते हैं, एंड हम्म, नहीं, वॉकिंग नहीं, टॉक टेस्ट बोलते हैं, सॉरी। टॉक टेस्ट। टॉक टेस्ट मतलब अगर आप पूरी गप्पे मार पा रहे हो हम्म, कि भाई आज पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, यूक्रेन रशिया क्या चल रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है, तो आप बेवकूफ अपने आप को ना बनाए उस वॉकिंग करके। हम्म, हम्म, आप ऐसा वॉकिंग की स्पीड रखें हम्म, जिसमें आपका थोड़ा सांस फूले, जिसमें आप पूरा सेंटेंस ना बोल पाओ, आधा सेंटेंस बोल पाओ। हम्म, वो वॉकिंग फायदेमंद है, ओके ओके। टहलना फायदेमंद नहीं है। टहलना फायदेमंद नहीं है, लोग मतलब एज ए, जैसे कहते हैं ना कंपनी बाग में टहल रहे हैं, लेकिन जब तक हार्ट का पंप नहीं बढ़ जाए, आपके ब्रीदिंग्स जी आपके कंट्रोल्स में ना आए कि नहीं बिल्कुल। भाई, वो वॉक है। और अगर आप, मैं आपको एक सुझाव दूंगा, जी। बहुत सारी वॉचेज आते हैं जिसमें हार्ट रेट मेजर होता है। हम्म, मैं आपको हार्ट रेट की गाइडलाइन भी बताऊंगा। हम्म, आप कम से कम 100 से 120 की हार्ट रेट तक जब पहुंचते हैं, हम्म, तब उस वॉकिंग का मतलब है। हम्म, तो आप हमेशा हार्ट रेट को देख के वॉक करें। हम्म, अगर आपको लगता है यार तो 80 90 पे है, तो और बढ़ाए तो उसको। बढ़ाओ। सौ आपको पे लगता तो है कि 100 हो रहा है, बहुत अच्छी बात, और बढ़ाओ, और बढ़ा 110 लो। पे बढ़ाओ, 120 तक बढ़ा लो। हम्म, जितना बढ़ाओगे उतना वॉकिंग कामयाब है। हम्म, तो वॉकिंग तेज करें, हफ्ते में 2 से 3 बार, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें हफ्ते में 2 बार। फिर आपका शरीर इतना कामयाब हो जाएगा, इतना मक्खन की तरह भागेगा, जी। आपको गैराज में सर्विसिंग की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब हमारा, और आपके आज के पॉडकास्ट का। और हम लोग फिर कभी फूडिंग पे भी चर्चा करेंगे बैठ करके कि भाई उस डाइट पे ही वो होगा हमारा पॉडकास्ट। तो मैं अंत में उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी जो त्वचा की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों से मिलने में उनको हिचकिचाहट होती है, या वो यहाँ तक आना नहीं चाहते? देखिए देखिए क्या होता है कि अगर मुझे चेस्ट में पेन हुआ, जी। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज मेरा ना डॉक्टर को दिखाने का मन नहीं है, हम्म, या मैं घबरा रहा हूँ। हम्म, क्योंकि आपको अपनी बीमारी से ज्यादा घबराहट होनी चाहिए, हम्म, ना कि इलाज से। हम्म, हमारे पेशेंट्स यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। हम्म, जो इलाज से घबराते हैं, एक एक सेगमेंट है, हम्म, और जो बीमारी से घबराते हैं वो दूसरा सेगमेंट है। हम्म, तो मैं चाहूंगा कि सब उस तरफ टिल्ट हो जाएं कि लोग बीमारी से घबराने लगे। हम्म, हम्म, कि एक छोटा सा दाना हुआ, हम्म, आपको घबराहट होनी चाहिए बीमारी से, हम्म, कि भाई पता नहीं क्या हो गया। हम्म, लेकिन लोग क्या कहते हैं, समझते हैं वो दाने से नहीं घबरा रहे, वो इलाज से घबराने लग जाते हैं। हम्म, जब इलाज से घबराओगे हम्म, तो क्या करोगे, दानों को छोड़ दोगे हम्म, और फिर घर का इलाज करोगे। बिल्कुल। फिर एक दाने का जब 4 दाने होंगे हम्म, तब घबराओगे। तो पहले दाने पे घबरा लो, पहले पे ही शुरुआत 4 कर पे दी। क्यों घबराओगे हाँ, आप। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि आपको ना किसी हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर के पास हार्ट अटैक के बाद नहीं पहुंचना। हाँ, उससे पहले आपको जब जरूरत आपको शुरू में सिम्टम्स मिले कि पसीना आ रहा है, वहीं भाग जाओ। हाँ, तो एक हिदायत मैं सबसे दूंगा जी। कि डॉक्टर के पास पहले दिन जाना हम्म, सस्ते का सौदा है। हम्म, जब आपको एक छोटी मोटी गोली से आपका सस्ते में काम हो जाएगा, चलो पैसे की भी बचत हुई ना। लोग ये भी सोचते हैं हाँ पैसे लगेंगे डॉक्टर के पास। हम्म, आप ये समझो कि अगर आप नहीं गए तब कितने पैसे कितना लगेंगे। लगेगा? पहले आप केमिस्ट के पास जाओगे, उससे ट्यूब लोगे, वो हम्म, पैसे दोगे, हम्म, फिर बीमारी बढ़ेगी। फिर बिल्कुल। डॉक्टर के पास जब जाओगे तब वो डबल दवाई देगा। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो आपने डबल ट्रिपल खर्च कर खर्च दिया, करके आ और चुके हैं। परेशानी में भी ज्यादा रह अब गए। सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस रहा, परेशानी रही, जो बिल्कुल अलग से रोग को जो झेल रहे हैं बिल्कुल वो अलग दिक्कत हो रही बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि सिम्टम्स दिखे, आप आकर के बात कर बस लीजिए। जल्दी में, जल्दी आओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे।
डॉक्टर सौरभ ने आपके साथ बातचीत बेहद जानकारी और बहुत खास रही और प्रेरक भी रही। और त्वचा की देखभाल के बारे में इतनी महत्वपूर्ण सारी जानकारियां आपने हम लोगों से साझा की, हमारे दर्शकों के लिए साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों श्रोताओं, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, लोगों को शेयर करिए। और ये जानकारी काफ़ी खास है यदि आप जवां बना रहना चाहते हैं तो। ठीक, तो इसके लिए आप इस एपिसोड को देखिए और अगला एपिसोड किस पर देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक अपनी त्वचा का ख्याल रखें, सुनते रहें, देखते रहें। और यदि डॉक्टर साहब से मिलना है तो मैं इनके क्लिनिक का एड्रेस, नंबर स्क्रीन पे आएगा, उसे आप देख सकते हैं। उनसे अपॉइंटमेंट ले करके आप इनके क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।